Hello guys, this is Saurav and welcome to my YouTube channel. Today we shall be doing the Unit 4C of your Class 12 NCERT Legal Studies book. The chapter's name is Criminal Laws in India. We are doing a one-shot revision series for your CBSE Board 2026 examination and I guess आपने पीछे वाले वीडियोस देखे होंगे. मैंने यूनिट 4B तक ऑलरेडी कवर कर दिया है. We have discussed several amount of things regarding judiciary, ADR, basic laws and now business laws. काफी सारी चीजें हमने देख ली है and now we are switching towards the criminal laws. Okay, this book has total 14 chapters and this is the 9th chapter of this book. इसके बाद में टोटल 5 चैप्टर और बचते हैं जिसके अंदर यूनिट 5A जो है दैट टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिट 5B जो है वो कुछ क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के बारे में बात करती है, फिर 6, 7, 8. ठीक है, ये सारे के सारे वीडियोस एक बार कंप्लीट हो गए उसके बाद में आई विल स्टार्ट अपलोडिंग द स्ट्रेटेजी वीडियोस और प्रिपरेशन और ब्लूप्रिंट वगैरह की कौन सी यूनिट कितने नंबर की है. जैसे यूनिट 4 जो है वो 10 मार्क्स की है, पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है, बाद में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा. These lectures are being presented by me. I am Saurav Raj Biwal. I am a graduate of National University Jodhpur and a lawyer by training. This video is being exclusively done under the one-shot revision series for your CBSE Board 2026 examination. Now moving forward with the tradition that we follow in each and every NCERT videos of ours. तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, contents of the lecture सबसे पहले डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्रिमिनल लॉज की बात आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है जो पहला टॉपिक होगा दैट विल बी व्हाट इज द क्राइम. एग्जैक्टली हम समझेंगे कि क्राइम होता क्या है. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देयर आर 5 ऑब्जेक्टिव्स कि भाई एग्जैक्टली क्रिमिनल लॉ बनाया क्यों गया. ठीक है, ये डिस्कस करेंगे. उसके बाद में एक लीगल मैक्सिम है, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूज सेट, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. मतलब अगर आप लॉ को इग्नोर करोगे या फिर आप ये बोलोगे कि हमें पता नहीं था कि इस तरीके का कोई कानून है, इस वजह से हमसे गलती हो गई, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है. ठीक है, इसके ऊपर एक केस लॉ भी है जो हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद में क्रिमिनल लॉज इन इंडिया, तो पहले तो आईपीसी, सीआरपीसी और बीएनएस हुआ. आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस हुआ करते थे जिनको बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसएस से चेंज कर दिया गया. उसके बाद में एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम, तो क्राइम के अंदर फिजिकल एक्ट के साथ साथ मेंटल एलिमेंट भी चाहिए होता है जिसको हम मेंसरिया कहते हैं, क्रिमिनल इंटेंशन भी इसे आप कह सकते हो. फिर उसके बाद में देयर इज अ केस लॉ दैट विल बी डिस्कस्ड. Distinction between intention and motive, stages of crime, crimes under special and local laws, ये भी आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर एक टेबल बनी हुई है दैट वी विल डिस्कस. उसके बाद में हम सीआरपीसी को डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे. यहाँ पे आईपीसी या बीएनएस तो कंप्लीट हो गया, सीआरपीसी डिस्कस करना हम स्टार्ट कर देंगे. उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस कवर्ड अंडर सीआरपीसी, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस. इस वाले टॉपिक के अंदर बेलेबल, नॉन बेलेबल वो वाले ऑफेंस कवर हो जाएंगे. देन एविडेंस एक्ट के बारे में हम बात करेंगे, एडमिशन, कन्फेशन, forms of confession and dying declaration. These are going to be the topics that will be discussed in this particular lecture. ठीक है, now starting with the first topic, that is what is a crime. Exactly crime होता क्या है. तो देखो, concept of crime is the basic foundation of any legal system. ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ जो है वो किसी भी लीगल सिस्टम का बेसिक फाउंडेशन है. बट देयर इज नो स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ अ क्राइम. क्राइम की कोई भी डेफिनेशन हमारे पास नहीं है. ना तो इंडियन पीनल कोड के अंदर कोई क्राइम की डेफिनेशन लिखी हुई थी, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्राइम की डेफिनेशन है और ना ही बीएनएस के अंदर कोई क्राइम की डेफिनेशन है. अब इसका रीजन क्या हो सकता है कि मतलब हम एक क्राइम जैसे शब्द को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं. तो देखो, कई चीजें ऐसी होती है जिनके ऊपर कानून थोड़ा साइलेंट रहना पसंद करता है. साइलेंट रहने का मतलब यह है कि देखो, अगर मान लो क्राइम की कोई डेफिनेशन दे दी जाती, सपोज दैट कि जिन लोगों ने भी आईपीसी बनाया था 1860 के अंदर, वो क्राइम की डेफिनेशन देके चले जाते और अगर कोई ऐसी चीज सामने आ जाती जैसे 1860 के अंदर कोई साइबर क्राइम नहीं होता था, उस टाइम पे कोई एटीएम के अंदर चोरी नहीं होती थी, कोई एटीएम था ही नहीं. ठीक है, अब अगर मान लो वो क्राइम की डेफिनेशन दे देते और साइबर क्राइम उस डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करते, तो इट वुड हैव बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर आवर लॉ मेकर्स टू डील विथ दीज पर्टिकुलर ऑफेंसेस. ठीक है, इस वजह से हमारे पास कोई स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं है, कोई कानून के अंदर डेफिनेशन नहीं है. जनरल डेफिनेशन जरूर हमारे पास अवेलेबल है, जो एक कॉमेंट्री है वो स्टैट्यूटरी नहीं है, वो कानून के अंदर नहीं लिखी हुई है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से या लोगों ने कानून को पढ़ के एक डेफिनेशन जरूर बना रखी है. ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स, क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग दैट हार्म्स द सोसाइटी एंड पनिश्ड बाय द स्टेट. तो देखो, काफी सिंपल शब्दों में ये लिखा हुआ है येलो फॉन्ट्स के अंदर कि ये एक पब्लिक रॉन्ग है जो सोसाइटी को हार्म करता है. ऐसे मान लो कोई मर्डर हुआ,
किसी जगह पे मर्डर हुआ तो ऑब्वियसली यू वॉन्ट बी विलिंग टू गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। आपको डर लगेगा ना कि यार यहाँ पे तो मर्डर वगैरह होता है, यहाँ पे तो चोरी वगैरह होती है, ठीक है। तो ये पूरी सोसाइटी को हार्म करता है और यहाँ पे पनिशमेंट और जो भी ट्रायल्स वगैरह और सारी की सारी जो चीजें हैं वो स्टेट के द्वारा करी जाती है। मतलब द स्टेट टेक्स द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द विक्टिम, कि पूरा का पूरा एक्शन हम लेंगे। स्टेट का मतलब है यहाँ पे सरकार। इन सिविल केसेस इंडिविजुअल सीक कॉम्पनसेशन फॉर देयर लॉस बट क्रिमिनल एक्ट्स डिस्ट्रॉय द पीस ऑफ द एंटायर सोसाइटी, ठीक है। तो सिविल केसेस के अंदर तो क्या होता है कि दो पार्टीज है, उन दो पार्टीज को आपस में ही लेना देना होता है और किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्रिमिनल केस जो है वो पूरे सोसाइटी की पीस को डिस्ट्रॉय करते हैं एंड बिकॉज इट हार्म्स द सोसाइटी द गवर्नमेंट टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइट द केस अगेंस्ट द ऑफेंडर इन द कोर्ट। तो अगर ये चीज पूरे सोसाइटी को हार्म कर रही है, क्राइम इज अ रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी, सो दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट टेक्स द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो केस फाइल करना है, पुलिस स्टेशन के अंदर केस फाइल होगा, एफआईआर फाइल होगी, एफआईआर के बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, अरेस्ट करेगी, कोर्ट के अंदर जो भी इंसान है उसको प्रेजेंट किया जाएगा। ये सारे काम पुलिस और कोर्ट ये सब मिलकर करते हैं। तो कुल मिला के सरकार इसके ऊपर एक्शन लेती है बिकॉज इट इज अ रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी। अगर ये सोसाइटी के अगेंस्ट रॉन्ग है तो सोसाइटी को संभालने का जो ठेका है वो किसने ले रखा है? सरकार ने ले रखा है। सो दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट विल डील विद दिस पर्टिकुलर थिंग। An action is called a crime only when law clearly declares it as a punishable offense। तो देखो किसी भी चीज को, कोई भी एक्शन को क्राइम तभी कहा जाएगा जब उसे कानून एक पनिशेबल ऑफेंस बोलेगा। अब जैसे कई सारी चीजें होती है, जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीच है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्राइम नहीं है बिकॉज इट इज नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस, इट इज अ सिविल रॉन्ग। समझ गए? टॉर्ट कई बार क्राइम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। टॉर्ट के कुछ ऐसे अरीनाज है जो क्रिमिनल लॉ के अंदर भी फॉल करते हैं। ऐसे क्रिमिनल ट्रेसपास है, सिविल ट्रेसपास भी होता है, क्रिमिनल ट्रेसपास भी होता है, सिविल डिफेमेशन भी है, क्रिमिनल डिफेमेशन भी है। तो जब तक कोई कानून किसी ऑफेंस को या किसी एक्शन को टिपिकली डिक्लेयर नहीं करता कि ये एक ऑफेंस है, तब तक वो क्राइम नहीं माना जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ क्राइम। इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट, अदरवाइज आई आल्सो हैव एन अनाउंसमेंट व्हिच आई हैव मेड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम्स कि सारे के सारे जो नोट्स है वो क्लैटमैक्स के ऐप के ऊपर फ्री पड़े हैं, जो मैं आपको आने वाली स्लाइड्स के अंदर बताऊंगा भी, ठीक है। नाउ डिस्कसिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, कि क्रिमिनल लॉ एग्जैक्टली बनाया क्यों गया, व्हाई डू ऑल द कंट्रीज हैव क्रिमिनल लॉस, इसके पीछे के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो मेन पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ इज टू मेंटेन पीस, सेफ्टी एंड ऑर्डर विद इन द सोसाइटी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिमिनल लॉ, तो ये जो चीज है, ये 5 चीजें, ये तो बाद में लिखनी है। शुरुआत में आपको ये लिखना है कि मेन पर्पस क्या है क्रिमिनल लॉ का, कि सोसाइटी के अंदर पीस, सेफ्टी और ऑर्डर मेंटेन रहे, ठीक है। नॉर्मल लोग अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीते रहे, ये तो मेन एम है, ठीक है। उसके बाद में इट स्टॉप्स पीपल फ्रॉम डूइंग थिंग्स दैट हार्म अदर्स बाय सेटिंग क्लियर रूल्स एंड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स, ठीक है। तो ये लोगों को रोकता है फ्रॉम डूइंग दोज थिंग्स जो एक तरीके से हार्म कर रही है सामने वाले इंसान को। जैसे मान लो चोरी हो गया, मर्डर हो गया, रॉबरी हो गया, डकॉइटी हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, लोगों को भी हार्म करती है और सोसाइटी को भी हार्म करती है। इसके ऊपर लॉ ने या फिर सरकार ने क्लियर रूल्स बना रखे और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स रख रखी है कि कोई भी इंसान अगर ये एक्ट करेगा या फिर ऐसे एक्शन लेगा जो सोसाइटी को हार्म कर रहे हैं या फिर बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, एक क्राइम की शेप ले रहे हैं, तो इसके ऊपर पनिशमेंट मिलती है। मतलब किसी को जेल में डाल दिया जाता है या फिर किसी को कोई और चीज हो जाती है। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। The Indian criminal justice system focuses on 5 specific objectives to ensure that justice is delivered fairly to anyone। तो इंडिया का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो 5 ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर रिलाई करता है इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट एवरीवन इज बीइंग ट्रीटेड इक्वली और सबको जस्टिस सर्व हो रही है, ठीक है। अब ये 5 ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन इज बेसिकली अंधा कानून। अंधा कानून का मतलब क्या है कि हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, ठीक है। कि अगर मान लो किसी ने किसी को जान से मारा तो आप उसको फांसी पे लटका दो, ये रेट्रीब्यूशन है। उसके बाद में है डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब क्या है कि कानून का डर पैदा करके लोगों को क्राइम करने से रोकना। अब जैसे एक चीज है जो हम हमारे देश के अंदर लगभग हर जगह ही चलता है, लोग हेलमेट क्यों पहनते हैं?
बिकॉज ऑफ देयर सेफ्टी, या फिर इसलिए कि अगर पुलिस मिल गई तो पुलिस चालान काट देगी? आंसर विल बी चालान काट देगी पुलिस, और उससे बचने के लिए लोग हेलमेट पहनते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए नहीं पहनते। ठीक है, सरकार की कोई खास कमाई नहीं हो रही है उस चीज से। जो फाइन लिया जाता है ना बिना हेलमेट के, अगर किसी को पकड़ लिया तो पुलिस परेशान करती है, थोड़ी देर बैठा के रखती है, इस तरीके का सिनेरियो होता है। जो फाइन लिया जाता है उससे गवर्नमेंट की कोई सिग्निफिकेंट कमाई नहीं हो रही है, बट वो क्यों किया जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द सेफ्टी ऑफ द पीपल। मतलब कानून का डर पैदा करो लोगों के मन में और लोग कानून को फॉलो कर लेंगे। ठीक है, दैट इज डेटरेंस। उसके बाद में आता है इनकैपेसिटेशन, मतलब जेल में डाल देना। इनकैपेसिटेशन का मतलब यह है कि क्रिमिनल जो है, अगर कोई इंसान जिसने क्राइम किया है, he is a person who has done a wrong against the society, और ऐसा इंसान सोसाइटी में रहने के लायक नहीं है, उसको सोसाइटी से अलग कर दो, उसको सोसाइटी से सेग्रीगेट कर दो। ठीक है, उसके बाद में रिहेबिलिटेशन, मतलब ये वो क्रिमिनल्स होते हैं जो इतना बड़े स्केल पे कोई क्राइम नहीं किया हुआ होता है। मान लो कोई बच्चे ने कोई छोटी मोटी गलती कर दी तो इनको एक तरीके से रिहैब में डाला जाता है। ठीक है, ड्रग्स वगैरह के केस में जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए ड्रग्स लेते हैं उनको रिहैब में डाला जाता है और एक राइट थिंकिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनाया जाता है। और एंड फाइनली रिस्टोरेशन, इट इज लाइक अ सिविल लॉ रेमेडी, मतलब पैसे दिलवा दिए। ठीक है, तो ये 5 तरीके की चीजें हैं: रेट्रीब्यूशन, डेटरेंस, इनकैपेसिटेशन, रिहेबिलिटेशन एंड रिस्टोरेशन। ठीक है, ये हम एक एक करके डिस्कस करते हैं आने वाली स्लाइड्स के अंदर। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर explanation of these 5 objectives, I have got an announcement for you all that the class 12 legal studies notes, जो भी notes वगैरह मैं यूज कर रहा हूं, they are अवेलेबल फॉर फ्री ऑन द क्लैटमैक्स ट्यूटोरियल्स ऐप। ठीक है, तो मैंने अपने फर्म का नाम क्लैटमैक्स कर लिया है, ये आपको पता ही है। ठीक है, एंड वी हैव मेड अ एंड्रॉइड ऐप। ठीक है, उसके ऊपर सारे के सारे नोट्स और पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, आपको कोई भी परचेज वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, अलोंग विथ 20 फ्री टेस्ट। 20 फ्री टेस्ट भी आपको मिलेंगे एमसीक्यूज के, वैसे नहीं, मतलब लॉन्ग आंसर के नहीं, एमसीक्यूज के 20 फ्री टेस्ट जो आपके लीगल स्टडीज बोर्ड के हिसाब से क्यूरेटेड हो गए। ठीक है, अब एक्सेस कैसे करना है? तो क्लैटमैक्स सिंपली आपको टाइप करना है। ठीक है, यू हैव टू टाइप दिस पर्टिकुलर थिंग CLATMAXX, आपको प्ले स्टोर के ऊपर ये टाइप करना है, आपको ये ऐप मिल जाएगा। और उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, दैट इज www.clatmax.com। और उसके अलावा अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट करना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर एज वेल। ठीक है, सो दैट इज एन अनाउंसमेंट फ्रॉम माई साइड दैट all the notes and PDFs are free of cost for class 12 legal studies। ठीक है, you just have to download our app और go to our website। वहां पे आपको एक फ्री रिसोर्सेज का सेक्शन मिलेगा जहां से आप इन सारे नोट्स को और PDFs को और इन फ्री टेस्ट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिगार्डिंग द रेट्रीब्यूशन एंड डेटरेंस। हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल लॉ डिस्कस कर रहे थे ना, तो इसके अंदर शुरुआत में 2 जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल लॉ है दैट इज रेट्रीब्यूशन एंड डेटरेंस। ठीक है, तो रेट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो यहां पे देखो रेट्रीब्यूशन यहां पे लिखा हुआ है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इट इज बेसिकली अंधा कानून। ठीक है, अंधा कानून का मतलब क्या है? आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। मतलब अगर किसी ने किसी को जान से मारा है तो उसको फांसी पे लटका दो, किसी ने अगर और कोई इस तरीके का क्राइम किया, किसी ने किसी का हाथ काट दिया तो आप उसका हाथ काट दो, इस तरीके की चीज रेट्रीब्यूशन है। ठीक है, इट सिंपली मींस दैट अ क्रिमिनल शुड सफर अ पनिशमेंट दैट मैचेस द एग्जैक्ट harm they cause to the victim, it gives a feeling of justice to the society। तो यहां पे क्रिमिनल को उतनी ही सफरिंग होनी चाहिए जितना नुकसान उसने विक्टिम को कॉज किया है। ठीक है, तो जो क्राइम आप करोगे उसके हिसाब से ही आपको सजा मिल जाएगी। आपने किसी को जान से मारा तो आपको भी कानून सजा दे देगा फांसी की। ठीक है, तो ये एक तरीके से बहुत हार्श पनिशमेंट होती है और रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केसेस के अंदर ये दी जाती है। जैसे निर्भया केस हुआ था ना, दिल्ली गैंगरेप केस, जो आपने अपने 11th लीगल स्टडीज के अंदर पढ़ा होगा, तो उस तरीके के चीजों में ये होता है। ठीक है, फांसी वगैरह की सजा इनको दे दी जाती है। मतलब जो नुकसान आपने किया वही नुकसान आपको होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट गोल जिसको हम रेट्रीब्यूशन कहते हैं। अब अगला ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब क्या होता है? कानून का डर पैदा करो। ठीक है, क्रिएट अ फियर ऑफ लॉ इन द सोसाइटी सो दैट पीपल कीप
केयर ऑफ देयर सेफ्टी और थोड़ा बहुत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ठीक है। कानून का डर पैदा करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना डेटरेंस होता है, ठीक है। मीनिंग क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ पनिशमेंट टू स्टॉप फ्यूचर क्राइम्स। इट वर्क्स इन टू वेज, ठीक है, दो तरीके से ये काम करता है। सबसे पहला तो ये है इंडिविजुअल डेटरेंस वांट्स द स्पेसिफिक क्रिमिनल नॉट टू रिपीट द मिस्टेक, ठीक है। इंडिविजुअली किसी को पुलिस ने धमका दिया कि भाई आगे से ये मत करना, हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, और उसके बाद में जनरल डेटरेंस नाम की एक चीज होती है। इट सेंड्स अ स्ट्रिक्ट वार्निंग टू द जनरल पब्लिक दैट इलीगल एक्शंस विल लीड टू जेल एंड हैवी फाइन्स, ठीक है। तो जनरल डेटरेंस का मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है पब्लिक को कि अगर मान लो आपने कोई इलीगल एक्ट किया या फिर कोई ऐसा एक्शन लिया तो या तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा या फिर बहुत हैवी फाइन लगाया जाएगा। जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव नाम की एक कोई चीज है, मान लो कोई इंसान ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है तो उसको मतलब लोग क्यों डरते हैं उस चीज से कि पुलिस अगर मिल गई तो पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस हो सकता है रात भर लॉकअप में रख दे, सुबह छोड़े, समझ गए। तो ड्रिंक एंड ड्राइव एक तरीके से खतरनाक है ना सोसाइटी के लिए, तो इट इज जनरल डेटरेंस। और इंडिविजुअल डेटरेंस के अंदर क्या होता है कि पुलिस कई बार किसी को पुलिस स्टेशन बुला लेती है और बोलती है कि आपने ये गलती करी है, अगर आज के बाद में ऐसी गलती वापस पाई गई तो हम आपको जेल में डाल देंगे, ठीक है। तो ये दो तरीके की चीज है। डेटरेंस का मतलब क्या होता है, कानून का डर पैदा करो और सोसाइटी के अंदर कोई भी क्राइम होने से रोको, ठीक है। तो दो चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला रेट्रीब्यूशन, इट इज बेसिकली अंधा कानून, मतलब जो नुकसान आपने किया है वही नुकसान आपको होना चाहिए। और डेटरेंस का मतलब लॉ का डर पैदा करके लोगों को कानून फॉलो करवाना, जैसे हेलमेट वगैरह पहनना हो गया या फिर ड्रिंक एंड ड्राइव को रोकना हो गया, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। नाउ डिस्कसिंग नेक्स्ट थिंग, अगली जो तीन ऑब्जेक्टिव्स है क्रिमिनल लॉ के, वो है इनकैपेसिटेशन, रिहेबिलिटेशन एंड रिस्टोरेशन। तो ये जो तीसरा चीज है दैट इज इनकैपेसिटेशन, ये यहां पे लिखा हुआ है। तो दिस मींस स्टॉपिंग अ क्रिमिनल फ्रॉम हार्मिंग द पब्लिक बाय लॉकिंग देम इनसाइड अ प्रिजन। अगर मान लो किसी ने किसी को जान से मार दिया या फिर कोई रॉबरी वगैरह करता है या कोई चोरी वगैरह करता है, तो ऐसा इंसान ही इज अ क्रिमिनल। क्रिमिनल का मतलब क्या है, अ पर्सन हु इज थ्रेट टू द सोसाइटी। इफ अ पर्सन इज अ थ्रेट टू द सोसाइटी दैट मींस ही इज नॉट अलाउड टू लिव विद इन द सोसाइटी, तो दे आर बीइंग सेग्रीगेटेड, उनको अलग कर दिया जाता है सोसाइटी से। इसको हम क्या कहते हैं, इनकैपेसिटेशन कहते हैं, मतलब जेल में डाल दो ताकि पब्लिक सेफ्टी जो है वो मेंटेन रहे। उसके बाद में अगली जो चीज है दैट इज रिहेबिलिटेशन। ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। पॉजिटिव अप्रोच एज इन मतलब अगर कोई इंसान है जो गलत कर रहा है बट इतने बड़े स्केल पे कोई गलत नहीं है, जैसे मान लो सपोज दैट अ 16-year-old बॉय इज देयर हु इज यूज्ड टू टेकिंग दिस मारिजुआना और ये चरस गांजा वगैरह जो होता है वो स्मोकअप करता है, ठीक है। 16-17 साल का बच्चा है जो स्मोकअप करता है। अब यहाँ पे वो पर्सनल कंजम्पशन कर रहा है, किसी को बेच तो रहा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उस बच्चे को रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। उसको जेल में डाल दोगे तो क्या होगा, वो जेल से आके वापस करने लग जाएगा। तो ऐसे इंसान को राइट थिंकिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनाना इज रिहेबिलिटेशन। इट इज अ पॉजिटिव अप्रोच। पहले तीन तो सजा देने वाले थे और डर फैलाने वाले थे, ये थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच है, ठीक है। तो इट इज अ पॉजिटिव अप्रोच वेयर द सिस्टम ट्राइज टू चेंज द क्रिमिनल इनटू अ गुड सिटीजन थ्रू प्रॉपर एजुकेशन एंड काउंसलिंग, ठीक है। सो ये चौथा ऑब्जेक्टिव हो गया क्रिमिनल लॉ का। उसके बाद में पांचवा है रिस्टोरेशन। इट फोकसेस ऑन रिपेयरिंग द हार्म कॉज टू द विक्टिम, ठीक है। तो इट इज लाइक अ सिविल लॉ रेमेडी, मतलब पैसे दिलवाओ और काम खत्म करो। तो कोर्ट डज दिस बाय फोर्सिंग the guilty person to pay money or compensation to the victim for their pain and loss. तो it is like a civil law remedy। जो लास्ट है रिस्टोरेशन, मतलब जो भी सिचुएशन थी ना उसके हिसाब से जितना भी पैसा बनता है वो सामने वाले को दिलवाओ और बात खत्म करो। दिस इज रिस्टोरेशन। सो देयर आर टोटल 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, दैट इज रेट्रीब्यूशन मतलब अंधा कानून, उसके बाद में डेटरेंस मतलब कानून का डर पैदा करना, इनकैपेसिटेशन मतलब किसी को जेल में डाल देना, रिहेबिलिटेशन मतलब किसी को एजुकेट करके राइट थिंकिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनाना, एंड रिस्टोरेशन इज बेसिकली काइंड ऑफ अ सिविल लॉ रेमेडी। आप आई गेस आपको ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, देयर इज अ लीगल मैक्सिम नेम्ड इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सक्यूज दैट, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, मतलब अगर मान लो आप कोई गलती कर दो और आपको पता ही नहीं था कि ये क्राइम है, आप कोई क्राइम कॉज कर देते हो और आपको पता नहीं था कि ये क्राइम है, तो ओवर देयर यू कैन नॉट से कि मुझे ये पता नहीं था तो दैट्स व्हाई आई डिड दैट और ये मिस्टेक हो गई सर सॉरी, इस तरीके का सिनेरियो नहीं है। सपोज दैट आई एम ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, मैं ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा हूँ और मेरे को पता ही नहीं है कि ड्रिंक एंड ड्राइव जो है वो क्राइम है, जेन्युइनली पता नहीं है मान लो, और पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया और मैं कहता हूँ सर मेरे को तो पता नहीं था, इस तरीके का सिनेरियो। तो ओवर हियर आई वॉन्ट बी एक्सक्यूज्ड बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ
or mistake of law is not an excuse. If a person commits a crime, they can never tell the judge that they didn't know about the law. वो जज को कभी नहीं बता सकते कि उन्हें इस कानून के बारे में पता नहीं था. The legal system accepts every citizen and foreign visitor to know the rules of the country. तो लीगल सिस्टम क्या एक्सपेक्ट करता है कि आपको रूल्स पता होने चाहिए, भले ही आप वकील हो या नहीं हो, आपको लॉ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, सो दैट्स द सिनेरियो रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर लीगल मैक्सिम. ये आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, एमसीक्यूज वगैरह के अंदर इसका मतलब पूछा जा सकता है. उसके बाद में बात करते हैं हम क्रिमिनल लॉज इन इंडिया के बारे में. तो क्रिमिनल लॉज इन इंडिया इनिशियली ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करे थे. ठीक है, ब्रिटिशर्स स्टार्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिमिनल लॉज इन इंडिया. 1860 के अंदर इन्होंने आईपीसी पास किया. उसके बाद में 1872 के अंदर इन्होंने इंडियन एविडेंस पास किया था. उसके बाद में सीआरपीसी इन्होंने 1898 के अंदर पास किया था, जिसको अमेंड किया गया था 1973 के अंदर. तो इसको सीआरपीसी 1973 कहा जाता था. ठीक है, सो दैट वाज द सिनेरियो. ब्रिटिशर्स मेड दीज लॉज इनिशियली. फिर उसके बाद में भारत सरकार ने अगस्त 2023 के अंदर नए क्रिमिनल लॉज पास किए, दैट इज भारतीय न्याय संहिता. तो आईपीसी को रिप्लेस करके आईपीसी वाज बीइंग रिप्लेस्ड बाय बीएनएस, और सीआरपीसी जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है दैट वाज बीइंग रिप्लेस्ड बाय बीएनएसएस, दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. और जो एविडेंस एक्ट है इट वाज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द भारतीय साक्ष्य अधिनियम. अब ये आपकी बुक के अंदर रिटर्न नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर ये चीजें रिटर्न नहीं है, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी की बुक है ये लगभग अप्रैल 2023 के अंदर लॉन्च हुई थी. जो बुक आपके पास है ना फिलहाल एनसीईआरटी की, इट वाज लॉन्च इन अप्रैल 2023, और ये जो चेंज आया ये अगस्त 2023 के अंदर आया था. तो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है मेरे साइड से, जो आप एक तरीके से लिख के भी आ सकते हो एग्जाम के अंदर. ठीक है, इट कैन बी यूज्ड, इट इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी. अगर आप ये नॉलेज नहीं रखते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर ये नॉलेज आप लिख के आते हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि कुछ गलत तो आप लिख ही नहीं रहे हो. ठीक है, इट वॉज इंप्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई 2024. तो 1 जुलाई 2024 से पहले जितने भी क्रिमिनल केस, लगभग 160 ईयर्स तक जितने भी क्रिमिनल केस हमारे देश में फाइल हो रहे थे वो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस के अंडर फाइल हो रहे थे, और आज ये बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के थ्रू फाइल हो रहे हैं. ठीक है, कोई मेजर चेंज नहीं है, लॉ तो सेम है, बस थोड़ा बहुत ऐसे डिजिटल एरा के हिसाब से इन लॉज को बनाया गया है और थोड़े बहुत माइनर चेंजेस किए गए, बट बाकी जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो तो सेम ही है. और इस बुक के अंदर मेनली आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस ही डिस्कस्ड है. ये जो चीजें दी हुई है ना ऊपर, आपकी बुक के अंदर ये चीज ही डिस्कस्ड है. जो नीचे लिखे हुए है यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ, ये जो नीचे लिखे हुए है इट इज जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज, और आपके बुक के अंदर सिर्फ इन चीजों को ही डिस्कस किया हुआ है. तो वी विल गो विद एनसीईआरटी ओनली फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिगार्डिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम. तो क्राइम के अंदर देखो दो एलिमेंट होते हैं. एक तो मेंटल एलिमेंट होता है जिसको हम मेंस रिया कहते हैं. ठीक है, गिल्टी इंटेंशन, गिल्टी माइंड भी इसे कहा जाता है, और एक्टस रियस मतलब गिल्टी एक्ट, फिजिकल एक्ट जो गिल्टी एक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एक तरीके से. ठीक है, तो फॉर एनी एक्ट टू बी कॉल्ड अ क्राइम द लॉ रिक्वायर्स टू बेसिक एलिमेंट्स टू एग्जिस्ट टुगेदर. अ क्राइम मस्ट इंक्लूड अ फिजिकल एक्ट एंड अ गिल्टी माइंड और गिल्टी मेंटल इंटेंशन एट द सेम टाइम. ठीक है, सिर्फ एक फिजिकल एक्ट क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता, इसके अंदर गिल्टी मेंटल इंटेंशन की भी जरूरत होती है. ठीक है, तो दीज टू एलिमेंट्स आर नोन एज एक्टस रियस. एक्टस रियस का मतलब क्या है? एक्चुअल अनलॉफुल एक्ट डन बाय अ पर्सन. ठीक है, तो जैसे किसी को जान से मार देना या फिर कोई चोरी कर लेना, ये होता है एक्टस रियस. उसके बाद में अगली चीज है मेंस रिया. मेंस रिया मींस गिल्टी माइंड और द बैड इंटेंशन बिहाइंड द एक्ट. अब यहां पे देखो, सपोज दैट लेट मी शो यू समथिंग कि दिस रिमोट इज देयर. ठीक है, दिस रिमोट इज देयर, और मैं मान लो कि किसी हॉस्टल के अंदर रहता हूं, मेरे दोस्त के पास भी ये सेम रिमोट है और मेरे पास भी ये सेम रिमोट है. ठीक है, अब क्या होता है कि मैं अपने दोस्त के रूम में बैठा हूं और मेरे को लगा कि ये मेरा होगा, शायद हो सकता है ये मेरा होगा, और मैं अपने रूम में लेके चला जाता हूं, और अगले दिन मान लो मेरा दोस्त अपने घर चला गया या फिर मैं अपने घर चला गया हॉस्टल से. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि उसके पास तो रिमोट है ही नहीं ना, और मेरे पास दो हो गए, और फिर उसके बाद मैं रियलाइज करता हूँ कि यार ये दो कहां से आए. तो आई गॉट टू नो कि भाई एक
एक मैंने उठा लिया था उसका। ओवर हियर देयर वाज अ गिल्टी एक्ट, ठीक है, गिल्टी एक्ट तो था, चोरी तो थी, बट वाज देयर एनी गिल्टी माइंड बिहाइंड दैट, क्या मैंने वो जानबूझ के किया था? आंसर विल बी नो, ठीक है। तो मैं इस रिमोट की चोरी के लिए लायबल नहीं माना जाऊंगा, दैट विल बी द सिनेरियो। तो अगर किसी भी क्राइम को आपको कॉन्स्टिट्यूट करना है तो देयर मस्ट बी अ गिल्टी एक्ट और अ गिल्टी माइंड, ये दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट करेगी तभी किसी इंसान को पनिश किया जा सकता है। बोथ द गिल्टी एक्ट एंड गिल्टी माइंड मस्ट बी प्रूव टू डिक्लेयर अ पर्सन गिल्टी ऑफ अ क्राइम, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम। अब इनको अलग अलग डिस्कस करते हैं, एक्टस रियस को और डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं, हम मेंस रिया को और डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। तो एक्टस रियस मींस गिल्टी एक्ट और अ फिजिकल एक्शन दैट ब्रेक्स द लॉ। तो अ पर्सन मस्ट डू समथिंग दैट कॉजेज हार्म और वायलेट्स द लॉ, जैसे किसी को जान से मारना, कोई चोरी कर लेना, इस तरीके की चीज, दैट इज द गिल्टी एक्ट और एक्टस रियस। एक्टस रियस का सीधा मतलब क्या है? गिल्टी एक्ट, ठीक है। उसके बाद में समटाइम्स इवन फेलिंग टू परफॉर्म अ लीगल ड्यूटी कैन बिकम अ गिल्टी एक्ट। मतलब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि कोई ओवर्ट एक्ट हो, आपने कुछ किया ही हो, ये जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपनी कोई लीगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी, उस वजह से भी आपके ऊपर एक्टस रियस लग गया। जैसे किसी पेरेंट ने अपने बच्चे को फीड नहीं किया, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है ना अपने बच्चे को फीड करना। अगर मान लो कोई 3 साल का बच्चा है तो वो खाना खुद थोड़ी खा सकता है, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है बच्चों को फीड करना। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इट इज अ गिल्टी एक्ट, एक्टस रियस। उसके बाद में अगली चीज है मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब क्या होता है? गिल्टी माइंड बिहाइंड द एक्ट। और अगर एक चीज देख लो, जब तक मेंस रिया प्रूव नहीं होगा तब तक कोई भी क्राइम प्रूव नहीं हो सकता। अ पर्सन बिकम्स अ क्रिमिनल ओनली व्हेन द एक्ट इज डन विथ रॉन्ग इंटेंशन और नॉलेज, ठीक है। कोई भी इंसान क्रिमिनल तभी बनेगा जब कोई एक्ट किया गया है विथ रॉन्ग इंटेंशन या फिर नॉलेज, ठीक है। अगर गलत इंटेंशन या नॉलेज नहीं है तो एक तरीके से क्राइम नहीं माना जाता है। जैसे मान लो कि वो रिमोट वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था, यहीं बगल में ही पड़ा है, ठीक है, ये वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था। या फिर मान लो एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ, जब मैं कॉलेज के अंदर पढ़ता था, ये हॉस्टल के अंदर हुआ भी था कि मैं अपने दोस्त के रूम में पढ़ाई कर रहा था। आई वॉज स्टडिंग इन माई फ्रेंड्स रूम, ठीक है। एंटम की रात थी, मतलब कल अगले दिन एंटम था, ठीक है। तो पूरी रात पढ़ाई करनी पड़ती थी। एनएलयूज के अंदर जनरली ऐसे ही होता है कि बच्चे लास्ट में ही पढ़ते हैं। तो व्हाट हैपेंड वाज कि माई फ्रेंड वॉज देयर, जिसका नाम चेतन है, ठीक है। चेतन नाम का मेरा एक दोस्त था, मैं उसके रूम में पढ़ रहा था और लास्ट एंटम एग्जामिनेशन था। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि चेतन और मेरे पास, दोनों के पास डेल का लैपटॉप था। वी बोथ हैड डेल का लैपटॉप, ठीक है। तो चेतन का चार्जर मैं यूज कर रहा था, आई वॉज यूजिंग हिज चार्जर। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि मैं वो चार्जर लेके अपने रूम में चला गया, ठीक है। मतलब मेरे को लगा कि वो मेरा ही चार्जर होगा, सेम सा ही तो दिखता है, ठीक है। तो आई टुक दैट चार्जर एंड वेंट टू माय रूम, ठीक है। और अब एंटम खत्म हो गया और उसके बाद में मेरे बैग के अंदर मेरा चार्जर तो पड़ा ही था और उसके बाद में वो दूसरा चार्जर में मैंने अपने बैग में डाल दिया एंड देन आई केम बैक, ठीक है। मैं अपने घर आ गया और वो बेंगलोर का था तो वो बेंगलोर चला गया, ठीक है। देन आई कॉल्ड चेतन कि भाई मेरे पास शायद तेरा चार्जर रह गया है, और वो कह रहा हाँ भाई मेरा चार्जर मिसिंग है। अब यहाँ पे एक चीज बताओ कि देखो, गिल्टी एक्ट तो मैंने किया है, एक्टस रियस तो है कि भाई किसी दूसरे की चीज मैं अपनी समझ के उठा के ले आया, बट वॉज देयर एनी गिल्टी माइंड बिहाइंड दैट पर्टिकुलर एक्ट? नहीं। कैन चेतन sue me for theft over there? Although I sent a parcel, उस टाइम पे तो भाई गरीबी के जमाने चलते थे, स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो मैंने राजस्थान से बेंगलोर पार्सल भेजा था उसे, बट कैन चेतन फाइल अ केस ऑफ थेफ्ट अगेंस्ट मी? आंसर इज नो, बिकॉज द मेंस रिया इज मिसिंग, ठीक है। गिल्टी माइंड यहाँ पे मिसिंग है, तो चेतन कैन नॉट फाइल अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट मी ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद में इफ समवन टेक्स अनदर पर्सन्स बैग बाय मिस्टेक, देयर इज नो गिल्टी माइंड, सो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज थेफ्ट अंडर इंडियन लॉ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, वो एग्जांपल रियल लाइफ स्टोरी मैंने आपको बता दी थी। देयरफॉर अ क्राइम इज एस्टेब्लिश्ड ओनली व्हेन बोथ द गिल्टी एक्ट एक्टस रियस एंड गिल्टी माइंड मेंस रिया एग्जिस्ट टुगेदर, ठीक है। ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे तब तक कोई क्राइम नहीं माना जा सकता। अब एक केस है दैट इज एम एच जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसके अंदर वो वाला लीगल मैक्सिम भी लगा था वो इग्नोरेंस या ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेट है ना, कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ या फिर मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, वो भी इसके अंदर अप्लाई हुआ था। तो द फेमस केस ऑफ मेयर हेंस जॉर्ज, एम एच जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक्सप्लेन्स द रूल दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अ फॉरेन नेशनल वाज ट्रेवलिंग थ्रू एन इंडियन एयरपोर्ट कैरिंग अनडिक्लेयर्ड गोल्ड, ठीक है। तो कोई फॉरेन नेशनल इंडिया के अंदर आया और उसके पास कुछ गोल्ड था जो अनडिक्लेयर्ड था, जो उसने कस्टम्स वालों को इन्फॉर्म नहीं किया था। ही टोल्ड द कोर्ट दैट ही डिड नॉट नो
अबाउट न्यू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रूल, ठीक है, आरबीआई का कोई नया रूल आया होगा उस टाइम पे और जिसने बैन किया था गोल्ड को कैरी करने से। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिजेक्टेड हिज एक्सक्यूज कंप्लीटली। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था एंड द कोर्ट रिजेक्टेड हिज एक्सक्यूज। इसने साफ बोला कि मुझे पता नहीं था कि आरबीआई ने नई गाइडलाइन निकाली है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और कोर्ट स्टेटेड दैट द पब्लिश्ड लॉ अप्लाइज टू एवरीवन इमीडिएटली। अगर कोई भी कानून पब्लिश हो गया तो वो सबके ऊपर अप्लाई करेगा इमीडिएटली। एज सून एज पॉसिबल इट इज पब्लिश्ड, इट विल बी अप्लाइड टू ईच एंड एवरी पर्सन इमीडिएटली, ठीक है। ही वाज हेल्ड गिल्टी बिकॉज पर्सनल नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट रिक्वायर्ड टू पनिश समवन, ठीक है, कि आपको कानून की जानकारी नहीं है और आप क्राइम करते जाओगे, ऐसे थोड़ी होगा, ठीक है। सो दिस इज द केस ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जोर्स, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव। तो हम इंटेंशन की बात कर रहे थे, मेंस रे के अंदर क्रिमिनल इंटेंशन की बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं इंटेंशन और मोटिव, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझने की स्टूडेंट एक तरीके से कोशिश करते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द क्लियर डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव इन द इंडियन लीगल सिस्टम। तो इंटेंशन और मोटिव के बीच में देखो मेजर डिफरेंस तो ये है, मोटिव इज द अल्टीमेट गोल, ठीक है। अल्टीमेट गोल जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मान लो आई वांट टू गेट फिल्दी रिच, मेरे को अमीर बनना है ओवरनाइट, आई वांट टू गेट रिच और बिकम रिच ओवरनाइट। अब यहाँ पे मेरे को एक आइडिया आता है कि कोई ज्वेलरी शोरूम है और आजकल गोल्ड की रेट वैसे भी बहुत ज़्यादा जा रही है, मैं जाके उस शोरूम के अंदर एक कोई बहुत बड़ी चोरी कर देता हूँ या रॉबरी वगैरह वहाँ पे कमिट कर देता हूँ, ठीक है। तो ओवर देयर मोटिव जो है वो तो पॉजिटिव है। मोटिव क्या है? अमीर बनना, ठीक है, अमीर बनना कोई गलत मोटिव थोड़ी है। बट यहाँ पे जो इंटेंशन है वो नेगेटिव आ रहा है ना, ठीक है। तो मोटिव इज द अल्टीमेट गोल और मोटिव को कोर्ट एक क्लू के रूप में यूज करता है टुवर्ड्स द इंटेंशन। इट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, मोटिव कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता, इट ओनली सर्व्स एज अ क्लू टुवर्ड्स द इंटेंशन, ठीक है। इंटेंशन इज द कॉन्शियस डिसीजन टू डू अ फिजिकल एक्ट फुली नोइंग द रिजल्ट व्हाट द रिजल्ट विल बी, ठीक है। इंटेंशन का मतलब क्या होता है? आपने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मैं ये करने वाला हूं, ठीक है। और मोटिव क्या होता है? इट इज द हिडन रीजन or the goal that pushes a person to form that particular intention. The court mostly looks at the intention to decide if the crime happened. अब येलो फॉन्ट जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट चीज ही होगा। इंडेक्स को अलग हटा देना, जो मैं शुरुआत में कंटेंट डिस्कस करता हूं ना वो तो डेकोरेशन के लिए होता है। बाकी अगर येलो फॉन्ट के अंदर मैंने कुछ हाईलाइट किया है वो हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट ही होगा, ठीक है। तो कोर्ट मोस्टली लुक्स एट द इंटेंशन टू डिसाइड इफ द क्राइम हैज हैपेंड और अ गुड मोटिव डज नॉट एक्सक्यूज अ बैड एक्शन बट इट कैन हेल्प द जज अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ द क्रिमिनल, ठीक है। तो अगर मान लो कि मोटिव अच्छा भी है और जो क्राइम हो गया अगर इंटेंशन गलत निकल आया तो जज को थोड़ा बहुत बैकग्राउंड स्टोरी में हेल्प कर सकता है। इट कैन सर्व एज द क्लू टुवर्ड्स द इंटेंशन, नॉट एज अ एविडेंस एंड नॉट एज अ डिफेंस, ठीक है। ना तो वो डिफेंस है ना ही वो एविडेंस है, ठीक है। दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ इंटेंशन एंड मोटिव। इनको अप्लाई किस तरीके से किया जाता है? तो टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस इजीली वी विल डिस्कस अ स्टोरी। एक छोटी सी स्टोरी है वो हम डिस्कस करेंगे इस चीज को अच्छे से समझने के लिए। इमेजिन अ पुअर पर्सन हु स्टील्स अ ब्रेड फ्रॉम अ शॉप, ठीक है। एक कोई गरीब आदमी है, उसने किसी दुकान से ब्रेड चुरा ली क्योंकि भूखा था, कई दिनों से खाने पीने के लिए कुछ मिला नहीं था, ठीक है। तो उसने ब्रेड चुरा ली किसी दुकान से। द इंटेंशन इज द एक्ट ऑफ स्टीलिंग द ब्रेड विच प्रूव्स द गिल्टी माइंड। तो इंटेंशन क्या है कि ब्रेड चुराना जो गिल्टी माइंड है, भाई चोरी है ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। द मोटिव इज दैट द पर्सन इज वेरी हंग्री एंड नीड्स टू सर्वाइव while the judge might feel sad about the hunger, ठीक है। मोटिव तो ये था कि भाई कई दिन से खाना नहीं मिला था इसलिए ब्रेड चुरा ली, तो जज माइट फील सैड अबाउट द हंगर। द लीगल इंटेंशन टू स्टील मेक्स इट अ क्लियर क्राइम। तो एक तरीके से इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट, मोटिव इज नॉन इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है लॉ के अंदर, ना तो पॉजिटिव वे में ना ही नेगेटिव वे के अंदर, ठीक है। इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इट कैन ओनली सर्व एज द क्लू टुवर्ड्स द इंटेंशन, नथिंग एल्स, ठीक है। सो कोर्ट रिलाई एंटायरली ऑन प्रूविंग द बैड इंटेंशन टू डिक्लेयर समवन गिल्टी। तो जब तक क्रिमिनल इंटेंशन प्रूव नहीं होगा तब तक कोई गिल्टी प्रूव नहीं हो सकता, मोटिव वगैरह इतना मैटर नहीं करता है इसके अंदर, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टेजेस ऑफ क्राइम। तो क्राइम के देखो टोटल 4 स्टेजेस होते हैं, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन, ठीक है। इंटेंशन इज अ मेंटल गेम, ठीक है। एक तरीके से दिमाग के अंदर कोई आइडिया आया, उसके बाद में उसके लिए प्रेप करना,
देन अटेम्प्टिंग टू कमिट दैट पर्टिकुलर क्राइम, और फाइनली उस क्राइम को कमिट कर देना। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इन क्रिमिनल लॉ एवरी क्राइम यूजुअली डेवलप्स स्टेप बाय स्टेप बिफोर इट इज फुली कंप्लीटेड। दीज स्टेप्स आर नोन एज द स्टेजेस ऑफ क्राइम इन क्रिमिनल लॉ। ठीक है, अ पर्सन फर्स्ट थिंक्स अबाउट कमिटिंग अ क्राइम। सबसे पहले कोई चीज अगर आप कुछ गलत करोगे तो कोई आइडिया तो आएगा ना आपके दिमाग के अंदर। ठीक है, तो अ पर्सन फर्स्ट थिंक्स अबाउट कमिटिंग अ क्राइम, देन प्रिपेयर्स फॉर इट, देन ट्राइज टू डू इट, एंड फाइनली द क्राइम में बी कंप्लीटेड। तो ये चीज देखो कितना अच्छे डिफाइन कर रही है इसको 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम को। सबसे पहले इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन। जनरली यहां तक पनिशमेंट नहीं होती है, जनरली यहां तक पनिशमेंट नहीं होती है, कुछ केसेस के अंदर होती है जो मैं आपको आने वाली स्लाइड्स के अंदर समझा दूंगा। अटेम्प्ट के ऊपर पनिशमेंट होती है, कमीशन के ऊपर भी पनिशमेंट होती है। कमीशन मतलब क्राइम कमिट ही कर दिया तो पनिशमेंट तो होगी, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, सो दैट्स द सिनेरियो। जनरली इंटेंशन, अगर मान लो मेरे दिमाग के अंदर कोई भी इंटेंशन आ रहा है कि आई एम गोइंग टू स्टील और रॉब द हाउस ऑफ मिस्टर मुकेश अंबानी, ये मेरे दिमाग में विचार आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ ये एक विचार ही तो है, इसके ऊपर पनिशमेंट थोड़ी ना हो सकता है। ठीक है, प्रिपरेशन कुछ जगह पनिशेबल होती है, ज्यादातर जगह पनिशेबल नहीं होती है। अटेम्प्ट के ऊपर पनिशमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आपके घर के अंदर किसी ने चोरी करने की कोशिश करी। ठीक है, समवन एंटर्स योर हाउस, कोई चीज उठा ली, अब वो उठा के लेके जा रहा है, आपने उसे पकड़ लिया, आपने उससे वो चीज वापस ले ली, तो यहाँ पे देखो अटेम्प्ट था। ठीक है, या फिर उठाते हुए आपने उसे देख लिया, उसने वो चीज वापस रख दी, तो देखो वो चोरी का अटेम्प्ट था। तो अटेम्प्ट के ऊपर पनिशमेंट होता है। ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर आपने सुना होगा, उसके ऊपर भी पनिशमेंट होता है। समवन शूट्स यू, मान लो किसी ने मेरे ऊपर गोली चलाई। ठीक है, मेरे ऊपर गोली चलाई और गोली एकदम ऐसे कान के बगल से गई है। ठीक है, यहां से निकली है और मेरे को लिटरली डर लगा कि भाई साहब, मतलब अगर ये यहां से ना जाके थोड़ी सी यहाँ होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो सकता था। तो ओवर हियर देखो मेरे को नुकसान तो नहीं हुआ ना, गोली तो निकल गई, बस कान के बगल से एक आवाज आई थी, सुई ऐसे करके गोली निकल गई। तो यहाँ पे बेसिकली आई कैन स्यू द पर्सन फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर। ठीक है, आई कैन नॉट स्यू फॉर मर्डर। मर्डर अगर मैं मरा ही नहीं तो भाई मैं कैसे मर्डर के लिए केस फाइल कर सकता हूँ किसी के ऊपर। तो दैट विल बी अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट के ऊपर सजा होती है, और कमीशन अगर मान लो कोई क्राइम कमिट हो जाए तो सजा होगी। समझ गए? सो दैट्स द सिनेरियो रिगार्डिंग स्टेजेस ऑफ क्राइम। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विथ दीज स्टेजेस, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है दैट इज इंटेंशन। ठीक है, क्रिमिनल इंटेंशन जब तक प्रूव नहीं होता तब तक कोई क्राइम प्रूव नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट स्टेज इज सिंपली फॉर्मिंग द इंटेंशन टू कमिट द क्राइम, मतलब दिमाग के अंदर होता है ये एक आइडिया एग्जिस्ट करता है। तो इट इज द अर्ली स्टेज। बैड आइडिया एग्जिस्ट ओनली इनसाइड द माइंड ऑफ द पर्सन, बिकॉज नो मशीन और पुलिस ऑफिसर कैन रीड ह्यूमन माइंड्स। ठीक है, कोई भी मशीन या पुलिस ऑफिसर या कोई भी जज ह्यूमन माइंड को रीड नहीं कर सकता। तो इसको हम पनिश कैसे कर सकते हैं भाई? किसके दिमाग में क्या चल रहा है? नोबडी नोस। ठीक है, जैसे मैं क्या सोच रहा हूं, आप क्या सोच रहे हो, नोबडी नोस। ठीक है, तो इसके ऊपर पनिशमेंट नहीं हो सकता। हैविंग अ बैड इंटेंशन इज नेवर पनिश्ड बाय लॉ। ठीक है, अ पर्सन कैन थिंक अबाउट रॉबिंग अ बैंक ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन सोच सकता है कि मैं किसी बैंक को लूटूंगा, बट दे हैव कमिटेड नो क्राइम अंटिल दे टेक रियल फिजिकल एक्शन टू डू इट। ठीक है, मैं पूरे दिन सोचता हूँ कि भाई HDFC बैंक में जाके चोरी करूंगा। ठीक है, इस चीज के ऊपर कोई सजा नहीं हो सकती है। ठीक है, आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट इट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज द प्रिपरेशन स्टेज, द सेकंड स्टेज दैट इज प्रिपरेशन। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सेकंड स्टेज इज प्रिपरेशन, वेयर द पर्सन अरेंजेस द वेपन्स, टूल्स और द रिसोर्सेज नीडेड फॉर द क्राइम। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो अगर कोई साइबर क्राइम करना है तो कोई ऐसे टेक्नीशियन को ढूंढना जो वो क्राइम आपके लिए कमिट कर दे, या फिर आप बैंक के पासवर्ड्स वगैरह या बैंक के सिस्टम को क्रैक करना, ये प्रिपरेशन स्टेज के अंदर आता है। ठीक है, जनरली प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल बिकॉज द पर्सन माइट चेंज देयर माइंड एंड स्टॉप बिफोर कॉजिंग एनी हार्म। ठीक है, हाउएवर द लॉ मेक्स प्रिपरेशन स्ट्रिक्टली पनिशेबल इन अ फ्यू वेरी डेंजरस केसेस। ठीक है, कुछ जगह प्रिपरेशन पनिशेबल है, वो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। पहला है प्रिपेयरिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट द कंट्री। ठीक है, मतलब देश के अंदर इंटरनल या एक्सटर्नल रेबेलियन अगर आप करवाना चाहते हो या प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए, तो इट कैन बी पनिश्ड एट द प्रिपरेशन स्टेज। उसके बाद में प्रिपरेशन टू कमिट डकॉइटी, प्रिपरेशन टू प्रिंट फेक करेंसी नोट्स। ठीक है, फर्जी नोट वगैरह छापने की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, अगर मान लो मैंने 500 के नोट का प्रोटोटाइप बना लिया, उसको एक तरीके से प्रिंट करने का पूरा मैकेनिज्म बना लिया, और मैं प्रिंट मतलब एकदम श्री गणेश करने वाला हूँ, नारियल फोड़ रहा हूँ, इतने पुलिस आ गई, तो मैंने बोला सर छापा थोड़ी है नोट,
प्रिपेयर ही तो किया था, अब नहीं छापूंगा, सॉरी गलती हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अगर मैं फेक नोट या फेक सिक्के बना रहा हूँ, करेंसी नोट्स बना रहा हूँ, देन आई कैन बी पनिश्ड एट द प्रिपरेशन स्टेज ओनली। इन दीज सीरियस मैटर्स द पुलिस मस्ट अरेस्ट द पर्सन अर्ली टू सेव द सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है। तो 2 स्टेज हम डिस्कस कर चुके हैं, अब तीसरा और चौथा स्टेज हम डिस्कस करते हैं। अगला है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली गिविंग इट अ शॉट, कि मतलब भाई देखते हैं कि होगा तो देखा जाएगा, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, तो थर्ड स्टेज इज एन अटेम्प्ट व्हिच हैपेंस व्हेन अ पर्सन डायरेक्टली ट्राइज टू डू द क्राइम आफ्टर फिनिशिंग द प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन के बाद में होता है। एन अटेम्प्ट इज ऑलवेज पनिशेबल बाय लॉ बिकॉज पर्सन हैज टेकन अ डायरेक्ट एंड अ डेंजरस स्टेप टू कॉज द हार्म। ठीक है, तो अटेम्प्ट पनिशेबल होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह आपने सुना ही होगा। ठीक है, दे आर पनिशेबल इफ द अटेम्प्ट इज सक्सेसफुल एंड द पर्सन अचीव्स देयर गोल, द क्राइम रीचेज इट्स फोर्थ एंड फाइनल स्टेज, दैट इज कॉल्ड द कमीशन ऑफ क्राइम। Whether the criminal is caught while trying or after finishing the crime, the court will strictly punish them for their actions। ठीक है, तो अगर पकड़ा गया तो भी पनिशमेंट, मतलब मान लो अगर क्राइम हो गया तो भी पनिशमेंट मिलेगी, या फिर अटेम्प्ट के दौरान पुलिस ने पकड़ लिया तो भी पनिशमेंट मिलेगी ही। ठीक है, दीज टू आर पनिशेबल। प्रिपरेशन सिर्फ इन 3 चीजों में पनिशेबल है, बाकी प्रिपरेशन के स्टेज तक कोई पनिशमेंट नहीं है। ठीक है, अब कुछ चीजें आपकी किताब के अंदर दी हुई है which are crimes under special and local laws। ठीक है, तो apart from the general crimes given in the IPC, government has created special and local laws to handle new problems which arose in the society later on। ठीक है, like the Information Technology Act जो साइबर क्राइम वगैरह को रोकता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जो बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह से बचाने के लिए बनाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी लिस्ट, ये लिस्ट पूरी की पूरी आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर दी हुई है। नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है, गैम्बलिंग एक्ट है, एक्साइज एक्ट है। ठीक है, ये जनरली अल्कोहल वगैरह के केसेस के अंदर होता है। उसके बाद में रेलवेज एक्ट हो गया, इंडियन पासपोर्ट एक्ट हो गया। ठीक है, तो लॉट मेनी थिंग्स आर देयर। डॉवरी प्रोहिबिशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, तो लॉट मेनी लॉज आर देयर which falls under the ambit of crimes under special and local laws जो सरकार ने बनाए। ये प्रॉपर टेबल आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर बनी हुई है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड with the next thing, that is regarding one more announcement that CLATMAX tutorials is starting the courses, expert curated courses for CLAT 2027 and CLAT 2028 examinations। ठीक है, हम एक्सपर्ट क्यूरेटेड कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं हमारी वेबसाइट और ऐप के अंदर। ठीक है, यू कैन डाउनलोड अवर ऐप। आपको ऐप स्टोर के ऊपर जाके सिंपली CLATMAX टाइप करना है, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। उसके अलावा there will be personalized mentorship. I am very good at it. This year I gave AIR 40 in general category, AIR 1 in OBC category। और उसके अलावा भी मैंने लिस्ट बनाई थी जिन जिन स्टूडेंट्स को मैंने सेलेक्ट कराया है, तो उसमें लगभग ऐसे 27-28 बच्चों के नाम निकल के आ रहे थे, और उन 27-28 बच्चों में 8 या 9 बच्चे नालसार और एनएलएस के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को भी ऐसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि भाई मेरे पढ़ाए हुए बच्चों में 33% तो टॉप 2 एनएलयूज के अंदर है। ठीक है, तो देयर विल बी पर्सनलाइज मेंटरशिप फ्रॉम माय साइड, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल एंड अफोर्डेबल प्राइसिंग। ठीक है, पैसे उतने ही लिए जाएंगे जितने इस चीज के अंदर खर्चा आता है। ऐसे नहीं है कि पैसा कमाना गोल है, बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करवाना गोल है। ठीक है, कई मिथ फैलाए जाते हैं कि भाई रोज द हिंदू एनालिसिस देखो, ये करो वो करो, बच्चों को इतना परेशान कर देते हैं लोग जिसकी कोई हद नहीं है। हम ये सब बिल्कुल नहीं करने वाले। वी आर गोइंग टू वर्क हार्ड एंड वी विल बी वेरी एथिकल। मेरा ये हमेशा से ही रहा है कि बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, और उसके बाद में आप और कोई काम करो। ठीक है, तो आई विल बी वेरी एथिकल ओवर हियर। आई विल बी लीडिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड आई विल बी लीडिंग यू टुवर्ड्स द बेस्ट रैंक्स एंड द टॉप एनएलयूज ऑफ द कंट्री इफ यू कम ऑन बोर्ड। ठीक है, सो दैट इज द सिनेरियो रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर ऑफरिंग एज वेल। ठीक है, अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है तो CLATMAX का हमारा ऐप है, और उसके अलावा हमारी वेबसाइट जो है दैट इज www.clatmax.com, और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर directly and ask that। ठीक है, so that is the offering regarding the CLAT courses। So if you are opting for CLAT or someone or
आपका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार इस चीज के लिए सोच रहा है तो यू कैन थिंक अबाउट दिस थिंग एज वेल, ठीक है। उनको सजेस्ट भी कर सकते हो कि दिस थिंग इज देयर, आप एक बार चेकआउट कर लो, बात कर लो, अगर मतलब बैठता है तो ठीक है, नहीं बैठता है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज द सीआरपीसी। हम आईपीसी से रिलेटेड चीजें तो डिस्कस कर चुके थे, अब हम सीआरपीसी की बात करेंगे। तो सीआरपीसी वाज पास्ड इन 1973, तो इट वाज नॉट पास्ड इन 1973, इट वाज पास्ड इन 1898 एक्चुअली, बट देयर वाज अ मेजर अमेंडमेंट, तो इसलिए इसको सीआरपीसी 1973 कहा जाता है, ठीक है। एंड सर्व्स एज द मेन रूल बुक फॉर द पुलिस एंड द कोर्ट्स, ठीक है। ये एक तरीके से प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है। ये प्रोसीजर बताता है कोई भी क्राइम अगर हुआ तो अरेस्ट कैसे होगा, पुलिस की क्या पावर है, कौन सा जज कितनी सजा दे सकता है, कौन सा केस किस कोर्ट के अंदर जाएगा, ये सारा के सारा प्रोसीजर सीआरपीसी बताता है, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स द एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ हाउ अ क्रिमिनल केस शुड मूव फ्रॉम पुलिस स्टेशन टू द फाइनल कोर्ट जजमेंट, ठीक है। कैसे किसी को अरेस्ट करना है, अरेस्ट के बाद में 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, उसके बाद में जुडिशियल कस्टडी, पुलिस ऑफिसर की कितनी पावर है, कौन सा पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, ये सारी चीजें सीआरपीसी के अंदर लिखी हुई है। The law tells the police how to file FIR, how to arrest the suspect and how to collect evidence from a crime scene. ये सारी चीजें सीआरपीसी के अंदर लिखी हुई है। It is very important law because it ensures that criminals are caught properly while protecting the basic right of the innocent people. तो कई बार ऐसे होता है ना, इनोसेंट लोगों के ऊपर शक हो गया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, मार लिया, पीट दिया, इन चीजों को रोकने के अंदर सीआरपीसी बहुत ज्यादा मदद करता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, आईपीसी इसके बिना चल ही नहीं सकता, ठीक है। इंडियन पिनल कोड और बीएनएस जो है वो इसके बिना बिल्कुल नहीं चल सकते, बिकॉज पूरा का पूरा प्रोसीजर इसी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सीआरपीसी। अब सीआरपीसी के अंदर टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो लॉट मेनी टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस आर देयर, 4 तो इसके अंदर है, 2 अगली स्लाइड के अंदर लिखे हुए हैं। तो सीआरपीसी डिवाइड्स द ऑफेंसेस इनटू डिफरेंट कैटेगरीज टू हेल्प द पुलिस एंड कोर्ट्स टू हैंडल द केसेस प्रॉपर्ली, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले आ गया बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस जो है दे आर जनरली पेटी ऑफेंसेस और नॉन सीरियस ऑफेंसेस, मतलब ऐसे ऑफेंसेस जिसके अंदर पुलिस अपने आप ही बेल ग्रांट कर सकते हैं पुलिस स्टेशन से। जैसे मान लो कोई इंसान रात को ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है, तो पुलिस वालों ने उसको एक रात लॉकअप में रख दिया और सुबह छोड़ दिया, समझ गए। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। तो ये बेलेबल ऑफेंसेस आर वेरी सीरियस ऑफेंसेस, ठीक है। अब अगली जो चीज है वो है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। यहाँ पे एक कैच पॉइंट है, जनरली कई लोग क्या समझते हैं कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर बेल मिलती नहीं है, ऐसा नहीं है। बेल मिल सकती है बट अगर जज बोलेगा तभी। इट इज नॉट अ राइट, इट इज अपॉन द जज whether you will get a bail or not. बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर तो बेल मिलेगी ही मिलेगी, ये लीगल राइट है। बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल मतलब जमानत मिलना लीगल राइट है। नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर ये लीगल राइट नहीं है। अगर जज ने बेल दे दी तो बात अलग है, नहीं दी तो भाई जेल में ही रहना पड़ेगा, ठीक है। दीज आर मोर सीरियस ऑफेंसेस। नॉन बेलेबल ऑफेंस की मैं बात कर रहा हूं, वेयर बेल इज नॉट अ राइट, द अक्यूज मस्ट अप्लाई टू द कोर्ट एंड ओनली अ जज कैन डिसाइड वेदर बेल शुड बी ग्रांटेड और नॉट। तो जो भी अक्यूज है उसको कोर्ट के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा बेल के लिए, और जज डिसाइड करेगा कि जमानत देनी है या नहीं देनी है। उसके बाद में आता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का मतलब क्या होता है, दीज आर सीरियस क्राइम्स वेयर द पुलिस कैन रजिस्टर अ केस एंड अरेस्ट द अक्यूज विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। तो यहाँ पे कोर्ट के परमिशन के बिना पुलिस किसी को अरेस्ट कर सकती है। ये सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। जैसे मान लो कोई ड्रग डीलर है, कोई ड्रग पेडलर है, ठीक है, जो ड्रग्स वगैरह बेचता है, तो अब मान लो पुलिस को पता चलता है उसके बारे में, तो क्या पुलिस पहले कोर्ट के पास जाके वारंट लेगी या सीधा अरेस्ट करेगी? अगर वारंट लेगी तो वो छुपा देगा उस चीज को, ठीक है, या फिर जमीन में गाड़ देगा या डिस्ट्रॉय कर देगा, कोई एविडेंस ही नहीं छोड़ेगा वो इंसान, समझ गए। तो ऐसे केसेस के अंदर ऐसे थोड़ी होगी पुलिस आपको बता के आएगी, समझ गए। तो ये सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। अगर मान लो पुलिस को पता चला कि कोई इंसान है वो डकैती या बैंक रॉबरी कमिट करने जा रहा है, तो कोर्ट से ऑर्डर लेने थोड़ी जाएगी पुलिस तो सीधा जाएगी ना, ठीक है, पहले अरेस्ट करेगी, पहले उस क्राइम को रोको, उसके बाद में कोर्ट के अंदर ट्रायल चलता रहेगा। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो है जहां पे पुलिस खुद एक्शन ले सकती है सीधा, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर क्या होता है, दीज आर लेस सीरियस ऑफेंसेस वेयर द पुलिस कैन नॉट अरेस्ट द अक्यूज और स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन विदाउट परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। तो यहाँ पे कोर्ट के परमिशन, कोर्ट के वारंट से ही अरेस्ट हो सकता है, अदरवाइज अरेस्ट नहीं हो सकता। दीज आर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस।
टू मोर टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस आर आल्सो देयर। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर दो जिसके अंदर आप केस वापस ले सकते हो, ठीक है। ये वो केसेस है जहां पे आप केस वापस ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने किसी के ऊपर चोरी की एफआईआर करी, थेफ्ट की एफआईआर करी और बाद में कॉम्प्रोमाइज हो गया, ठीक है, या फिर मैंने उसे माफ कर दिया या फिर उसने मेरे पैसे वापस लौटा दिए जो भी चुराए थे, तो यहाँ पे मैं केस वापस ले सकता हूँ। दीज आर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। जबकि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के अंदर क्या होता है, इफ अ पर्सन इज अ सीरियस थ्रेट टू द सोसाइटी, उसके अगेंस्ट जिसने एफआईआर करी है उसने एफआईआर वापस भी ले ली तो भी उस इंसान को कोर्ट बरी नहीं करेगा, वो ट्रायल पूरी चलेगी। जैसे मान लो रेप हो गया या फिर मर्डर हो गया, दीज आर सीरियस ऑफेंसेस, दे आर ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी। जो इंसान किसी एक इंसान को मार सकता है वो किसी दूसरे को भी मार सकता है, ठीक है। तो सपोज दैट एक कोई कपल है, हस्बैंड वाइफ आर देयर ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी आर देयर, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, और इनके ए इज द हस्बैंड एंड बी इज द वाइफ। इनके दो बच्चे हैं सी एंड डी। अब यहाँ पे सी क्या करता है, डी को जान से मार देता है। अब इन दोनों ने एफआईआर करी और सी को अरेस्ट करा दिया। ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स है और इनके बच्चे को मार दिया तो भाई भले ही अपने बेटे ने ही मारा हो लेकिन अरेस्ट करवा दिया। अब बाद में ये सोचते हैं कि ठीक है एक बेटा तो मर गया, दूसरा बेटा जिंदगी भर जेल में रहेगा, तो इससे अच्छा हम इस एफआईआर को वापस ले लेते हैं, इस केस को वापस ले लेते हैं। बट द आंसर ओवर हियर इज कि इट इज अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, कि भाई सी जो है इसने अपने सगे भाई को मारा है, और जो इंसान अपने सगे भाई को मार सकता है वो किसी और को भी मार सकता है। ऐसे केसेस के अंदर केस वापस नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो इट इज अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो दीज आर सीरियस ऑफेंसेस दैट अफेक्ट द सोसाइटी एज अ होल। इन सच केसेस द लॉ डज नॉट अलाउ एनी प्राइवेट कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और कोर्ट पूरी ट्रायल करेगा और सजा वगैरह इसके अंदर देगा। तो दीज आर टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। इट वाज पास्ड इन 1872, लेटर रिप्लेस्ड बाय द बीएसए इन 2023, ठीक है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट was passed in the year 1872 by the Britishers and it is a very important part of the Indian legal system. It tells the judge exactly what kind of proof can be accepted inside the courtroom. तो एक तरीके से ये बताता है जज को कि किस तरीके के प्रूफ कोर्ट रूम के अंदर लिए जा सकते हैं। एक्ट कैन बी द एक्ट जो एविडेंस एक्ट है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। सबसे पहले तो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बात होती है, फिर उसके बाद में मेथड ऑफ प्रूफ की किस तरीके से प्रूफ कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करना है, और तीसरा जो चीज है वो रूल्स देता है रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है। द मेन गोल ऑफ दिस एक्ट इज टू स्टॉप द रूमर्स एंड इंश्योर द जज ओनली हियर्स द रिलायबल एंड ट्रू फैक्ट्स, ठीक है। कई बार ऐसे होता है ना कि जज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं वकील या पार्टीज, ठीक है। तो एविडेंस एक्ट बताता है कौन से प्रूफ रिलायबल है, कौन से एविडेंस रिलायबल है, कौन से एविडेंस रिलायबल नहीं है, समझ गए। सो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये तीनों साथ में चलता है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, या फिर बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, ये तीनों साथ में चलते हैं, साइड बाय साइड चलते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड with the next topic under Indian Evidence Act, that is the difference between admission and confession. तो there are two things over here. एक तो होता है admission और दूसरा होता है confession. Admission का legal weight थोड़ा सा कम है as compared to a confession. अब एक बार हम देखते हैं ये exactly होते क्या है। तो admission is a general statement made by a person that suggests a fact is true, ठीक है। Admissions are mostly used in civil cases like disputes over property or money. तो यहाँ पे कोई भी चीज कोर्ट के अंदर जाके एडमिट करना है कि हाँ ये बात सच है, तो ये मेनली सिविल केसेस के अंदर यूज होता है। क्रिमिनल केसेस के अंदर इसकी इतनी रिलायबिलिटी नहीं होती है। कन्फेशन जो है इट इज अ स्टेटमेंट यूज्ड ओनली इन क्रिमिनल केसेस, ठीक है, सिर्फ क्रिमिनल केसेस के अंदर यूज होता है। अ कन्फेशन हैपेंस ओनली व्हेन अ अक्यूज्ड पर्सन clearly and directly accepts that they have committed the exact crime they are accused of। तो यहाँ पे क्या है कि कोई इंसान एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ये ऑफेंस है और ये मैंने ही कमिट किया है। So confession has a more legal weight than an admission, ठीक है, that we are going to discuss in the next slide as well। इसको थोड़ा वो डिटेल के अंदर देखेंगे। तो legal weight of admission and confessions की अगर हम बात करें तो court gives different levels of importance to admissions and confessions during a trial, and admission is considered a weak proof, ठीक है। एडमिशन को वीक प्रूफ माना जाता है क्योंकि अ पर्सन कैन इजीली एक्सप्लेन टू द जज कि व्हाई दे मेड द एडमिशन, ठीक है, और उसके बाद में इसकी वजह से कोई गिल्टी नहीं करार दिया जाता। जबकि कन्फेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूफ माना जाता है। जज बिलीव्स दैट द अक्यूज्ड कन्फेस्ड फ्रीली विदाउट एनी
पुलिस प्रेशर और बीटिंग, ठीक है, अगर मान लो जज ये कन्विंस हो गया कि अक्यूज ने फ्रीली कन्फेस किया है, मतलब पुलिस के मारने पीटने के बिना या प्रेशराइज करने के बिना किसी ने अगर कन्फेस किया है, देन द स्टेटमेंट इज इनफ टू सेंड द पर्सन टू जेल, ठीक है। अगर मान लो फ्रीली किसी ने कन्फेस किया है तो उस इंसान को जेल में डाला जा सकता है। लॉ इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम फोर्स्ड कन्फेशंस। जो फोर्स्ड कन्फेशंस होते हैं ना, जो पुलिस कई बार करवा लेती है मार पीट के, उसके ऊपर कानून काफी स्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब कन्फेशन किस किस तरीके के होते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। तो देखो, फॉर्म्स ऑफ कन्फेशन दो तरीके के कन्फेशन है। एक तो जुडिशियल कन्फेशन जो किसी जज के सामने दिए गए हो, ठीक है। तो जुडिशियल कन्फेशन इज मेड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ अ मजिस्ट्रेट और अ जज इनसाइड अ कोर्ट, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, मतलब इट इज मेड टू एनीवन आउटसाइड द कोर्ट लाइक अ फ्रेंड, फैमिली मेंबर और प्राइवेट सिटीजन। यहां पे जज क्या है, इसको एक्सेप्ट तो कर सकता है, लेकिन इसको चेक किया जाएगा, केयरफुली इंश्योर किया जाएगा कि भाई जो चीज है वो सच है या नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्म्स ऑफ कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन जो जज के सामने दिए जाते हैं, वो तो नॉर्मली जज इंश्योर करता है ना मारपीट के नहीं लिए जा रहे। और दूसरे क्या है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, जो किसी और को भी दिए जा सकते हैं। यहाँ पे जज पूरा का पूरा फैक्ट चेक करता है और जब फैक्ट सारे के सारे सेटिस्फाइड होते हैं तभी उसे एडमिट किया जा सकता है, नहीं फिर नहीं एडमिट किया जाता, ठीक है। सो दैट्स द फॉर्म्स ऑफ कन्फेशन। नाउ द लास्ट टॉपिक, दैट इज डाइंग डिक्लेरेशन। मतलब आपने धमाल मूवी देखी होगी शायद, एक काफी फनी सी मूवी है, काफी पहले रिलीज हुई थी, काफी साल हो गया, मतलब आई गेस 20 साल के आसपास हो गए होंगे। तो उसके अंदर ऐसे एक चीज आई थी, मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है। तो डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो सेक्शन 32 के अंदर लिखा हुआ है। इट सिंपली मीन्स अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन हु इज डाइंग वेयर दे एक्सप्लेन द एग्जैक्ट रीजन और कॉज ऑफ देयर डेथ, ठीक है। ये अपनी मरते समय अपनी मौत का रीजन या कॉज डिस्कस कर रहे होते हैं। द कोर्ट गिव्स ह्यूज रेस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट बिकॉज देयर इज एन ओल्ड लीगल बिलीफ दैट डाइंग पर्सन विल नेवर लाई बिफोर मीटिंग द गॉड, ठीक है। तो मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, ये एक बहुत पुराना सीइंग है या एक पुराना बिलीफ है, ठीक है। उसके बाद में डेड पर्सन्स फाइनल वर्ड्स वेदर स्पोकन, रिटन और इवन मेड बाय हैंड साइंस कैन ट्रीटेड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रूफ, ठीक है। सो दैट्स द चैप्टर और द यूनिट 4C फॉर यू ऑल। यू हैव कंप्लीटेड इट इन वन शॉट। आई गेस 1 घंटे के आसपास ये वीडियो चला गया होगा, बट आई गेस आई हैव एक्सप्लेन each and everything that was mentioned in your NCERT book. I will meet you with the next unit, that is unit 5A, that is human rights in India. See you soon. Thanks a lot for attending this lecture, guys. See you.